हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस करें। लास्ट लेक्चर में भी थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस किया था। अब ये जो है वो फाइनल लेक्चर होने वाला है थर्मल कंडक्टिविटी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑन विच हीट ट्रांसफर डिपेंड्स। मतलब जब हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है वन पार्ट ऑफ द बॉडी से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, तब क्या क्या फैक्टर होता है जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फटाफट ही शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ इस टाइप का, है ना, ये एक कंडक्टर है या फिर कोई भी है जिसका गुड कंडक्टर होता है। किसका? करंट का? नहीं सर, हीट का। हीट का गुड कंडक्टर बढ़िया हीट कंडक्ट करता है, मतलब हीट को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरा पार्ट ऑफ द बॉडी में ईजिली पहुंचा देता है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो मान लो कि ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और इसको मैं एक, देखो हीट ट्रांसफ़र कब होगा, वो भाई बड़े ही प्यार से एकदम, है ना, मस्त तरीके से बता रहा हूँ कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। सर, हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी से कोल्ड पार्ट। तो मान लो ये हॉट पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है सर? हॉट पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है? कोल्ड पार्ट। तो इसका टेम्परेचर मान लो θ1, इसका टेम्परेचर मान लो θ2। और एकदम प्यार से लिखो कहीं पर कि θ1 जो है वो ज़्यादा है θ2 से, तभी हीट का ट्रांसफ़र होगा। अगर θ1 बराबर θ2 हो गया तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा सर, है ना। चलो, इतना मानते हो और जानते भी हो क्या? हाँ सर। दूसरा, ये जो कंडक्टर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये जो एरिया वो कितना है? ए। एरिया कितना है? ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। ठीक है सर। और इसका जो थिकनेस है, मतलब लेंथ या फिर थिकनेस जो भी बोल लो, वो कितना है? एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कंसिडरिंग अ कंडक्टर विद द टेम्परेचर डिफरेंस। कितना टेम्परेचर डिफरेंस है सर? θ1 माइनस θ2। अब ये भी नहीं आता है क्या भाई? जैसे कि अगर इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस सर? 100 माइनस 60। तो वही तो लिखा हूँ θ1 θ2। ओ भाई समझो ना रे, है ना। विद टेम्परेचर डिफरेंस दिस मच, हैविंग अ थिकनेस, हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, area and thickness A and X respectively, ना, इज्जत के साथ। तो ये सब है हमको दिया हुआ। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया और मज़ा भी आ गया सर। तो कंसिडरिंग अ कंडक्टर विथ अ टेम्परेचर डिफरेंस इतना और हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना, है ना, रेस्पेक्टिवली इज हीटेड। इसको अब हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। रेस्पेक्टिवली इज हीटेड फॉर द टाइम टी। मतलब इसको हम कितना टाइम तक हीट कर रहे हैं यहाँ पर? टाइम टी तक हीट कर रहे हैं, या फिर हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि रेस्पेक्टिवली इन विच हीट ट्रांसफर इज फॉर टाइम टी। मतलब टाइम टी तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर। क्या तुमको ये समझ में आया? तो एक बार सेंटेंस को एकदम प्यार से, एकदम मज़े से पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है सर। एक कुछ बॉडी है, उसमें टेम्परेचर डिफरेंस θ1 θ2 है, थिकनेस है x, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, और ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है t टाइम तक। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि कैसे कैसे इफ़ेक्ट करेगा हीट ट्रांसफ़र में। हीट ट्रांसफ़र में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर है, तो देखते हैं क्या करता है। तो हीट का जो सिंबल होता है वो Q होता है, ठीक है। तो Q, तो यहाँ पर हमको Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका सर? जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो उतना हीट का ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि अगर ये 40 है, 40 डिग्री सेल्सियस, और ये 35 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफ़र हमको देखने को मिलेगा वो कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो एकदम ही मज़ेदार हीट का ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा तो करके। मतलब जितना ज़्यादा हीट का टेम्परेचर का डिफरेंस उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर, मतलब θ1 और θ2 के, θ1 माइनस θ2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा ये उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र। बोलो तुमको समझ में?
सर आया सर, जब हीट टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम होगा तो हीट का ट्रांसफ़र भी कम होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार एकदम। लिखो अपने कॉपी में, है ना, कहाँ पढ़े हो चक्कर में, चुपचाप से निकालो कॉपी और लिखो अपने टक्कर में। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं चलो। और दूसरा सर, ये जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो जितना देर तक होगा, मतलब जितना ज़्यादा टाइम तक होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा। हाँ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितना देर तक हीट का ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितना लेट तक होगा उतना कम हीट ट्रांसफ़र होगा। अगर हम एक ही सेकंड के लिए हीट ट्रांसफ़र करें और उसके बाद छोड़ दें कि हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो कहाँ होगा, नहीं होगा। हाँ सर, कम होगा। ठीक है सर, मानते हैं, इसको जानते भी हैं। अब दूसरा, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, ये मान लो। ठीक है सर, कैसे मान ले? जैसे कि अगर तुम्हारे घर में गरम गरम बर्तन हैं तो वहाँ पर एक उंगली ऐसे करके देखना, तो तुमको हीट लगेगा तुम्हारे ये उंगली में। अब तुमको एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि इसका एरिया तो कम है ना, इसका जो एरिया जो टच हुआ वहाँ पर वो तो कम है, तो एक काम करना, एरिया बढ़ा के टच करना, ऐसे करके टच करना, तो तुमको पता चल जाएगा कि ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हुआ है हाथ में। जब तुम ऐसे करके टच करोगे तो इतना ही हीट ट्रांसफ़र होगा, कम ट्रांसफ़र होगा। और तुम ऐसे करके टच करोगे तो एकदम पूरा सरफेस एरिया में ही हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाएगा। एक बार ट्राई करना है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, साइंस मतलब ये एक्सपेरिमेंट है, जाके करो, लेकिन मत बोलना कि अर्जुन सर ने बोला है करने के लिए, वरना फिर मुझे है ना प्रॉब्लम हो जाएगा बोलना कि हम अपने दिमाग से सोचे हैं खुरापाती चीज़। ठीक है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है सर। और थिकनेस, अब देखो भाई, अगर ये एकदम छोटा होता तो हीट का ट्रांसफ़र जल्दी से हो जाता यहाँ पर, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है तो हीट का ट्रांसफ़र लेटली होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। ठीक है, थिकनेस ज़्यादा होगा, अगर इससे और भी बड़ा हो गया तो हीट का ट्रांसफ़र थोड़ा स्लो होगा, है ना। जितना कम होगा उतना जल्दी से हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या तुमको ये लॉजिकली समझ में आया ये सब चीज़? तो दीज आर द फैक्टर जो डिपेंड करता है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो कम हीट का ट्रांसफ़र होगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होगा, अगर टाइम ज़्यादा टाइम तक हो रहा है तो हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा। सो दीज आर द फैक्टर इन विच हीट ट्रांसफ़र डिपेंड्स। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। और हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में सीखा भी है कि अगर इसको हम कंपाइल कर दें तो कुछ इस तरीके का बन जाता है। सर किस तरीके का? Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A θ1 - θ2 T डिवाइड बाई X। इस सब को मैंने कंपाइल कर दिया है, खिचिक करके डाल दिया। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आया? हाँ सर। और फिर से एक बार हमने बिहेवियर ऑफ गैस में सीखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अगर हट जाए तो कांस्टेंट आता है कि, है ना, सर, है ना। हाँ सर। और ये के को क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो के है, कहाँ लिखूँ, जगह भी नहीं है, इधर मैं लिख देता हूँ। के जो है वो क्या है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या तुमको ये समझ में आया? तो हमको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना है। के जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। के जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हाँ, लेकिन ये समझ जाना, जो के है वो कांस्टेंट तो होता है, हाँ सर, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में? हाँ, आ रहा है, बढ़िया। तो क्या तुमको ये समझ में आया? जो की होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आयरन का ले लूँ तो आयरन का अगर कुछ वैल्यू है तो उसका वही वैल्यू होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं अगर कॉपर ले लूँ तो कॉपर का डिफरेंट वैल्यू होता है, लेकिन कॉपर का वैल्यू भी चेंज नहीं होता है। एक मटेरियल का एक ही वैल्यू होता है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट वैल्यू होता है, ये समझ जाना। ठीक है, जो ये के होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ओ भाई
अभी तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ना, वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होता है, आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट होता है। बताओ किसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, आयरन का कि कॉपर का? सर कॉपर का, क्योंकि हमने देखा था कि जो कॉपर का वैक्स है वो जल्दी उतर जा रहा था, आयरन का वैक्स थोड़ा लेट से उतर रहा था। देखा था ना, वही तो था थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटी होता है ना, मतलब डिफरेंट एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, एबिलिटी अलग अलग होता है हीट कंडक्ट करने का। क्या तुमको समझ में आया? तो ये फॉर्मूला हमको पढ़ना है जिसको बोलते हैं हीट का फॉर्मूला जो है थर्मल कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल हीट, उसके बाद ये सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उसके बाद ये तुमको ये जानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, पूरा नहीं मिटाते, ये फॉर्मूला हमको चाहिए होगा आगे का काम करने के लिए। तो ठीक है, चलो ठीक है सर। सर अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है यूनिट, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के मतलब इसका यूनिट क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ था अगर हमको यूनिट पता करना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला तो पता ही है हमको, के का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? के इज इक्वल टू एक्स ऊपर में चला जाएगा तो बन जाएगा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, ये सब नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 टी। अगर ऐसा करना तुमको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है? सर मुझे इस टाइप का नहीं आता है तो कुछ नहीं है भाई, ओ भाई ओ। अगर मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है तो ये x यहाँ से बाउंड्री क्रॉस करेगा, और जब ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो यहाँ नीचे में है तो वो ऊपर चला जाएगा, और ये सब ऊपर में है ये सब वो नीचे आ जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा। चलो करते हैं यूनिट। तो हीट का यूनिट क्या होता है बताओ? चलो पहले ऐसा यूनिट में करते हैं, ठीक है? ऐसा यूनिट, तो व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ हीट? तुम बोलोगे सर जूल, हीट और वर्क का सेम एनर्जी होता है जूल, तो ऊपर में जूल होगा, ठीक है? डॉट, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। सर x मतलब क्या था? सर थिकनेस था, थिकनेस मतलब लेंथ होता है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है सर? मीटर होता है, मीटर, ठीक है सर। अब ये एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है बताओ? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ये भी मीटर, लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर। हमेशा याद करना है एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब वॉल्यूम होगा तो क्यूब होगा, एरिया होगा तो स्क्वायर होगा, ये याद करना, ठीक है? तो मीटर स्क्वायर डॉट, ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस होगा। सर डिग्री सेल्सियस क्यों लिए सर? क्योंकि ऐसा यूनिट है ना, तो केल्विन लेना पड़ेगा, सॉरी ऐसा यूनिट में केल्विन होता है। टेम्परेचर में और नहीं, ये टाइम है, टाइम में सेकंड होता है। चलो क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से 1 मीटर गायब, यहाँ से मीटर गायब, तो जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकंड, तो यही है हीट का यूनिट। क्या तुमको ये समझ में आया? है ना? क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बताओ तो भाई। पावर का यूनिट, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर? पावर मतलब वर्क डन बाय टाइम। सर पावर मतलब, ओ भाई सर पावर मतलब क्या है सर? पावर मतलब वर्क डन कितना टाइम में करता है उसी को पावर बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर वर्क यूनिट जूल और ये टाइम का यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड क्या बन जाता है सर? वाट बन जाता है। तो ये जूल और ये पर सेकेंड बन जाता है वाट, मीटर -1 केल्विन -1। तो ये भी एक बढ़िया यूनिट होता है किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का। एक बार देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। ठीक है। क्या तुमको ये समझ में आया? क्योंकि जूल पर सेकेंड जो होता है वो वाट के बराबर होता है, ये मैंने यहाँ से तुमको दिखा दिया। पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, ये हमको पता है। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट जब भी आता है मतलब हम टाइम से डिवाइड करते हैं। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, ओ भाई पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो कितना रेट से हम वर्क कर रहे हैं तो उसको डिवाइड बाय टाइम करते हैं, वर्क डन बाय टाइम, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड मतलब वाट, तो जूल और पर सेकेंड के बदले वाट, मीटर पर केल्विन। तो ये भी एक यूनिट है, दोनों ही यूनिट करेक्ट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। एकदम बढ़िया तरीके से हमको समझ में आया और मज़ा भी आ गया सर, है ना? ये दोनों है, ठीक है। चलो अब CGS यूनिट भी देख लेते हैं। CGS यूनिट, चलो हीट का CGS यूनिट क्या होता है? कैलोरी सर। डॉट
थिकनेस का सीजीएस यूनिट सर, थिकनेस मतलब मीटर, मतलब सेंटीमीटर होगा। एरिया सर सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट। सर टेम्परेचर, सर टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस होगा, केल्विन नहीं होगा। और टाइम, टाइम सेकेंड नहीं होता हमेशा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर गायब, तो क्या हो जाता है, कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। तो ये सीजीएस का यूनिट है ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम कर रहे हैं यूनिट ऑफ के, मतलब यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बोलो तुमको समझ में आया, मुझको तो समझ में आया। चलो सर मैंने बोला ठीक, आपने भी बोला ठीक। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक सर नहीं है सर। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी को हमने एकदम ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म किया। थर्मल कंडक्टिविटी को शुरू करने से, शुरू कैसे किया हमने किया, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच ट्रांसफर ऑफ हीट डिपेंड्स। हीट ट्रांसफर में कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। तो हमने देखा सर एरिया डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है, थिकनेस डिपेंड करता है। और वहाँ से जो कॉन्स्टेंट बन के आया उसको हमने बोला थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से हमने निकाल लिया और उसके बाद यूनिट भी डिस्कस कर लिया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, तो तुम बोलोगे सर व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, ये तो हमको आता ही नहीं, हमको सिर्फ फॉर्मूला आता है सर, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये है। ओ भाई व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, तो तुम बोलोगे सर ये है थर्मल कंडक्टिविटी। अब मैं तुमको सिखाऊंगा इसको डेफिनेशन कैसे बनाया, ठीक है। चलो बता देते हैं इसको। सर व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी वो तो नहीं आता है, आता है तुमको, कैसे नहीं आता है देखो। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि थिकनेस ऑफ, जो थिकनेस क्या है, एरिया 1 हो जाएगा तो थिकनेस भी 1 हो जाएगा। जो भी मटेरियल हमने लिया उसमें जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 1 है, मतलब θ1 माइनस θ2 का वैल्यू कितना आया 1। और टाइम भी क्या है, 1 सेकेंड के लिए कर रहे हैं, टाइम भी 1 है। और जो डायमेंशन है वो भी 1 है। डायमेंशन 1 मतलब एरिया भी 1, थिकनेस भी 1। तो क्या होगा बताओ सर, तब तो बहुत ही इजी है। जो थर्मल कंडक्टिविटी है के, वो क्यू के बराबर हो जाएगा। जब इसका वैल्यू भी 1 हो जाए, जब इसका वैल्यू भी 1 हो जाए, जब इसका वैल्यू भी 1 हो जाए, इसका वैल्यू भी 1 हो जाए, तो के इज इक्वल टू क्यू ही ना होगा। ओ भाई हाँ सर, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, किसका, ऑफ अ मटेरियल may be defined as income or may be defined as the amount of heat conducted per unit area, amount of heat conducted per unit area per unit time, keeping the opposite face of the conductor at temperature difference of 1 डिग्री है ना। बस यही है। और ये जो होता है थर्मल कंडक्टिविटी, या हम इसके बदले लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड। देखो है ना, K इज इक्वल टू Q। कैसे, अरे थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड। कितना अमाउंट ऑफ हीट कंडक्ट किया, अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड पर यूनिट एरिया। इसमें जो एरिया है वो भी कितना है, 1 है। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम का वैल्यू भी 1 है। पर यूनिट टाइम
पर यूनिट टाइम कीपिंग द ऑपोजिट फेस ऑफ द कंडक्टर एट द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री, ये भी 1 है। और अगर एरिया 1 होगा, जो जो थिकनेस है, क्योंकि एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा ही, तो वो भी 1 होगा, है ना। जो वो थिकनेस है वो भी 1 है। या तुम लिख सकते हो कि पर यूनिट थिकनेस, वो भी लिख सकते हो। एंड लिख लो भाई, एंड थिकनेस एंड पर यूनिट थिकनेस। क्या तुमको पता है? हाँ सर, हो गया। और इसके बाद तुम लिख सकते हो यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज के इज इक्वल टू क्यू होता है, एक्स का वैल्यू भी 1 है, ए का वैल्यू भी 1 है, ये θ1 θ2 का वैल्यू भी 1 है माइनस करने पर, और इसका वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पर के इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। मतलब थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर थर्मल कंडक्टिविटी नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कंडक्टेड जब टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 हो, टाइम भी 1 हो, एरिया भी 1 हो, थिकनेस भी 1 हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार। देखो, देखने में लग रहा होगा कि ये बड़ा हो गया डेफिनेशन, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हुआ है भाई। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज कंडक्टेड जब सब 1 हो, वही लिखा है। पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, कीपिंग द ऑपोजिट फेस ऑफ द टेम्परेचर इज ऑल्सो 1 डिग्री, एंड पर यूनिट थिकनेस, सब 1 है। पर यूनिट नहीं, तुम ये लिख सकते हो कि एंड हाँ लिख लो, पर यूनिट थिकनेस में यूनिट थिकनेस पर नहीं, पर मतलब डिवाइड बाय 1 होता है, एंड ऑन यूनिट थिकनेस मतलब एक थिकनेस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर तुमको यहाँ तक समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो है थर्मल हीट। कितना टाइम हो गया भाई? अरे इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है ना भाई, क्या ही बताएं। ठीक है, क्या हम नेक्स्ट लेक्चर में कर ले क्या थर्मल हीट? तो एक लेक्चर, 2 लेक्चर बोलते बोलते 3 हो गया। अभी बताता हूँ एकदम डीप में, है ना, तो टाइम लग जाता है। चलो थर्मल हीट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कर लेते हैं, कि कर ही लेंगे भाई। चलो कर ही लेते हैं, क्या ही है इसमें। चलो थर्मल हीट करते हैं, ठीक है, फटाक से ख़त्म कर देते हैं। टेंशन ही नहीं है, बार बार अपलोड करो वीडियो को, है ना। चलो लिखो थर्मल हीट। ओ सॉरी, हीट करंट सॉरी, हीट करंट। करंट बोलते ही मुझे तुमको ये बताने का मन करता है कि करंट मतलब पता है तुमको क्या है? सर करंट मतलब चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओ भाई, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है गिवन टाइम में। जब भी रेट आए ना, वर्ड सुन लेना, जब भी रेट आए तो डिवाइड बाय टाइम ही होता है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है सर, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। हाँ सर, मज़ा ही आ गया। तो करंट मतलब क्यू बाई टी होता है। इसी तरीके से अगर मैं, क्यू मतलब चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, चार्ज है, ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर हीट को हम क्यू मानते हैं। तो क्या तुमको फॉर्मूला याद है सर? हाँ सर, K इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू K θ1 माइनस θ2, है ना, x, उसके बाद डिवाइड बाय टाइम। ओहो, ये गलत हो गया। Q इज इक्वल टू K x T θ1 माइनस θ2, उसके बाद क्या ही फॉर्मूला था। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो कॉन्सेप्ट का नाम है हीट करंट। करंट बोलते ही मुझे एक वर्ड याद आ जाता है भाई। ओ भाई, वो करंट मतलब पता है क्या तुमको? हाँ सर, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होने का रेट, और जब भी रेट आए तो हम उसको डिवाइड बाई टी करते हैं सर जी। जब भी रेट वर्ड आता है तो हम उसको डिवाइड बाई टी करते हैं। तो करंट मतलब नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट है, इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। उसी तरीके से जब हम हीट को भी हमने यहाँ पर क्यू ही लिया है, ठीक है। तो जब हम डिफाइन करते हैं तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता था सर? K इंटू थिकनेस डिवाइड बाई एरिया θ1 माइनस θ2, उसके बाद यहाँ पर आता था टाइम। क्यू एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा डाउट लग रहा है। जितना ज़्यादा एरिया
जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा। ये तो गलत है, तो गलत है। Q इज़ इक्वल टू K, है ना, एरिया θ2 θ1 माइनस θ2, है ना, और जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट डिवाइडेड बाय, और थिकनेस जितना ज़्यादा उतना कम हीट, तो थिकनेस x नीचे आ जाता है। तो ये होगा फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला ऐसे करके याद करना है, लॉजिकली याद करोगे तो याद होएगा, है ना। जैसे कि हीट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरिया, मतलब ये तो ऊपर ऊपर होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर ऊपर होगा। जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितना ज़्यादा थिकनेस उतना कम हीट ट्रांसफ़र, तो वो नीचे होगा। तो ऐसे करके कॉन्सेप्चुअली फार्मूला को याद करना है। जैसे कि जब मैंने फार्मूला लिखा पहले वो रॉन्ग था, और मुझे पता चल गया कि वो रॉन्ग है क्योंकि वो नहीं ठीक बैठ रहा था कॉन्सेप्ट से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगर ये हीट है, ये क्या है, हीट, तो हीट करंट क्या होगा? हीट करंट मतलब कि कितना एक टाइम में कितना, मतलब यूनिट टाइम में कितना हीट फ्लो कर रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हीट करंट, हीट करंट। है ना, हीट करंट, या इसको हम बोल सकते हैं थर्मल करंट, थर्मल करंट। तो थर्मल करंट या फिर हीट करंट मतलब क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको बोलते हैं हम हीट करंट या फिर थर्मल करंट। या फिर हम एकदम मज़े से लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं हीट करंट या फिर थर्मल करंट। थर्मल करंट may be defined as the amount of heat that flow through a conductor per unit time for any cross section of a conductor। क्या तुमको ये समझ में आया? तो थर्मल करंट मतलब क्या है? थर्मल करंट मतलब कितना हीट फ्लो हो रहा है कोई भी कंडक्टर से जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो। कोई भी कंडक्टर से, ओ भाई सुनो ना रे मेरा बात, कोई भी कंडक्टर से कितना हीट फ्लो हो रहा है, कोई भी कंडक्टर से कितना हीट फ्लो हो रहा है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना हीट फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल हीट या फिर हीट करंट। क्या तुमको ये समझ में आया? ये भी करंट जैसा ही है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में, है ना, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन इन लोगों का कैलकुलेशन का तरीका सेम है। अगर हम थर्मल करंट फाइंड करना चाहते हैं तो कितना हीट फ्लो हुआ है एक सेकेंड में, वो कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर करंट में हम कैलकुलेट करेंगे कितना चार्ज फ्लो हुआ है एक सेकेंड में। ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/T। ओ भाई, ये तो करंट जैसा ही हो गया। हाँ सर, तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। तो Q का वैल्यू क्या था बताओ सर? जो ये Q का वैल्यू था वो होता है तुम्हारा K θ1 माइनस θ2, उसके बाद क्या आता है, टाइम आता है, उसके बाद नीचे में थिकनेस हो जाता है, और एरिया भी तो होता है यहाँ पर, है ना। हाँ सर, एरिया भी होता है। अब इसको अगर हम टाइम से डिवाइड करें, है ना, ये Q हो गया और डिवाइड बाय T, तो यहाँ पर एक और T आ जाएगा नीचे में, है ना, T। तो ये होता है थर्मल करंट। तो ये T कैंसिल, तो थर्मल करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KA θ1 माइनस θ2 बाई x। तो ये हो जाता है थर्मल करंट। ओहो, थर्मल करंट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। हीट को टाइम से डिवाइड करना है, तो मैंने लिख दिया हीट
ये हो गया हीट और उसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया मेरा थर्मल करंट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो भाई, हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस किया है, तुम जाके पढ़ोगे आगे तो पता चलेगा कि जब करंट का फ्लो होता है तो अंदर में कोई होता है जो उस फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करना चाहता है, मतलब वो वहाँ पर फ्लो ना हो ये चाहता है, मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब हिंडरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब वो चाहता है कि वहाँ से करंट फ्लो ना हो। ऐसा ही जब हीट करंट भी ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब जब हीट भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो अंदर में कोई होता है जो चाहता है कि वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र ना हो, उसको बोलते हैं हीट रेजिस्टिविटी, हीट का रेजिस्टेंस। क्या समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर। तो उसको भी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? उसको हम एनालॉजी से कैलकुलेट करेंगे। एनालॉजी मतलब देखते हैं, क्या हमने करंट सीखा था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी? हाँ सर सीखा था। और अगर मुझे थर्मल करंट चाहिए दूसरे फॉर्म में, तो उसका दूसरा फॉर्म क्या था? क्या तुम्हें वो याद है सर? सर कौन सर? वो जो तुम्हें छोड़कर चली गई, नहीं वो वाला नहीं, अरे वो ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने क्या सीखा था सर? बबीता इक्वल्स टू अय्यर, ऐसा कुछ सीखा था। वहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, ये होता है रेजिस्टेंस। तो यही हमको थर्मल करंट में भी कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना होता है। तो बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तो अगर मैं करंट का फॉर्मूला फाइंड करूँ तो करंट क्या होता है? V बाई आर, और ये V को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना मैंने सिखाया था V2 माइनस V1, याद है? वो करंट में जाके सीखोगे, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार देख लो यहाँ पर, तुम जब करंट करोगे तो तुमको ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, ठीक है? तो I इक्वल्स टू V2 माइनस V बाई आर, ठीक है सर। तो आगे बढ़िए सर, आगे हमको क्या करना है सर? I इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, V2 माइनस V1, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टिविटी L बाई ए होता है ना? जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, तो नीचे एरिया होता है, ठीक है? तो यही हमने सीखा था। तो रेजिस्टेंस के बदले हम लगाएंगे रेजिस्टिविटी L बाई ए, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रुकावट, करंट के फ्लो में रुकावट। तो यहाँ पर भी हम ये थर्मल करंट को अगर थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर ले तो थर्मल करंट क्या बन जाएगा? θ1 माइनस θ2, मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और इसको हम लिख सकते हैं x बाई ए। अगर ये a को नीचे लिखना है, k को भी नीचे लिखना है, तो 1 बाई के, ऐसे करके हम मॉडिफाई कर देते हैं। इसको हमने क्या किया? मॉडिफाई। ये दोनों सेम है, ठीक है? a ऊपर चला जाएगा, फिर x ऊपर से k ऊपर, सेम ही है, लेकिन हमने मॉडिफाई किया। क्यों? ताकि हम इसके तरह लिख सकें। देखो अब इसमें थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है क्या? V2 माइनस V1, θ1 माइनस θ2, है ना? L बाई ए, एक्स बाई ए, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी, और यहाँ पर 1 बाई के। सो इन दोनों को कंपेयर करके, कंपेयरिंग, तो वी कैन फाइंड, हम बोल सकते हैं जो रेजिस्टिविटी होता है वो 1 बाई के होता है। तो यहाँ पर जो 1 बाई के लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है बट थर्मल रेजिस्टिविटी है। बहुत ही सिंपल। और ये हमको कैसे पता चला कि 1 बाई के थर्मल रेजिस्टिविटी है? यूजिंग दिस फॉर्मूला। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मासूम सा फॉर्मूला ओम्स लॉ से आया है, बबीता इक्वल्स टू अय्यर। बबीता इक्वल्स टू अय्यर, तो आई का वैल्यू V बाई आर, तो V बाई आर मतलब V2 माइनस V, क्योंकि V मतलब जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 माइनस V1 करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको। तो यहाँ से करंट आ जाएगा, और ये करंट को, थर्मल करंट और ये करंट को हम जब कंपेयर करते हैं तो समझ में आता है कि ये जो 1 बाई के लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है, थर्मल रेजिस्टिविटी है। तो फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया, ठीक है? देखो चैप्टर ख़त्म हो गया है, एकदम बढ़िया तरीके से ख़त्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा और रिवीजन करवाना चाहता हूँ तुमको, क्योंकि तुमको दिक्कत ना हो ज़िंदगी में, ठीक है? वरना तुम फिर ज़िंदगी में फंसते ही रह जाओगे, ठीक है? चलो यहाँ तक एकदम कंप्लीट हो गया है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार बुक को भी रीडिंग मार लेना, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद एक बार बुक को भी रीडिंग मार लेना। बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बोल रहा है कि बुक इंपॉर्टेंट नहीं है तो रॉन्ग नंबर है भाई, वो सीधा सा, ठीक है? चलो हम क्या समझते हैं ना, हम एक बार पढ़ते हैं सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का एक्सपेंशन।
तो मैं तुमको क्विकली बता देता हूँ क्योंकि तुमको दिक्कत होगा, और मैंने ये थोड़ा सा निगलेक्ट भी कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था तुमको पता चल जाएगा, लेकिन दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर 3 टाइप का एक्सपेंशन देखने को मिलता है हमको, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा मतलब लीनियर एक्सपेंशन, बीटा मतलब सरफेस एक्सपेंशन, और गामा मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन। और लिक्विड और गैस में सिर्फ गामा गामा था, याद है तुमको? यहाँ पर एक था गामा आर जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा यूज़ क्यों किया गया था यहाँ पर, मैंने वहाँ पर बोलना भूल गया। गामा यूज़ किया क्योंकि यहाँ लिक्विड पर हम लोग सिर्फ वॉल्यूम को देखते हैं, है ना। और गामा ए मतलब एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट एक्सपेंशन। और गामा क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वॉल्यूम का एपरेंट एक्सपेंशन है। गैस में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गामा पी, याद है। और गामा पी मतलब क्या है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है। और पी मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मैंने बोलना भूल गया था, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो तुमने मुझे कमेंट में पूछना चाहिए था सर वहाँ पर गामा पी क्यों लिखा है। गामा मतलब तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन है, क्योंकि लिक्विड और गैस में तो हम लोग सिर्फ वॉल्यूम का ही एक्सपेंशन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर पी क्यों लिखा है, वो पी क्यों लिखा है, क्योंकि वो डिनोट करता है कि जो एक्सपेंशन हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर में हुआ है। जो एक्सपेंशन हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर में एक्सपैंड हुआ है, इसीलिए हम गामा पी लिखते हैं उसमें। ठीक है, गामा पी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मैंने वहाँ बोलना भूल गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा लेक्चर देखो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ में बीच में अगर देखो, मैं अभी बुक देख के तो नहीं पढ़ाता हूँ ना कि हाँ ये हो गया, चलो इसके पेज नंबर ये पे आओ, इसको डिस्कस करते हैं, मज़ा ही आ जाएगा। हम भी इंसान हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कभी कभी स्पेलिंग का हो जाता है, तो मैंने देखा ही होगा, है ना। तो कुछ भी छूटता है मैं छोड़ने नहीं देता हूँ, लेकिन लास्ट में पूरा ही कवर कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ छूट गया तो मैं उसको कवर कर देता हूँ बाद में। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा लेक्चर देखो, एकदम मज़े से लिखो, और मैं चाहता हूँ कि तुम बढ़िया करो फिजिकल साइंस में, एकदम बढ़िया छा ही जाओ क्लास में, है ना। एकदम सबको पता चले कि तुम बढ़िया करते हो, एकदम बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ है, छा ही जाओ गुरु। कहाँ पड़े हो चक्कर में भाई, शुरू करो पढ़ना। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।